इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी शांत आदमी को इतना परेशान मत करो कि वो अपनी हद पार कर दे। साल 1944 नाजी सेना को लगा था कि वो एक मामूली बूढ़े को लूटकर उसका सोना चुरा लेंगे और उसे मार डालेंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्होंने किसी आम इंसान को नहीं बल्कि फिनलैंड के सबसे खूंखार कमांडो को छेड़ दिया है। एक ऐसा कमांडो जिसने कसम खाई थी कि जब तक वो अपने एक एक दुश्मन को दर्दनाक मौत नहीं देता वो खुद नहीं मरेगा। ये कहानी है सर्वाइवल, बदले और कभी न टूटने वाली हिम्मत की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत ब्रूटल होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1944 से। फिनलैंड की वो जमीन जहां दूसरा विश्व युद्ध अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। सारे सैनिक अपने अपने वतन लौट रहे थे। नाजी सेना को भी फिनलैंड छोड़ने का हुक्म मिल चुका था, लेकिन जाते जाते वो तबाही मचा रहे थे। रास्ते, पुल, मकान, जो भी उनके रास्ते में आता वो उसे बर्बाद कर देते। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है फिनलैंड के घने जंगलों में रहने वाले एक शख्स से जिसका नाम है अतामी कोर्पी। वो एक एक्स कमांडो है जो अब लड़ाई झगड़े छोड़कर शांति की तलाश में है। वो अपने वफादार कुत्ते और एक घोड़े के साथ इसी वीराने में रहता है। एक दिन कोर्पी की नजर नदी में चमकते हुए कुछ टुकड़ों पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो सोना है। उसे एहसास हो जाता है कि यहां आसपास सोने का कोई बड़ा खजाना जरूर है। बस फिर क्या था, वो उसी जगह डेरा डाल देता है और पागलों की तरह खुदाई शुरू कर देता है। वो अपने काम में इतना मगन था कि ऊपर से गुजरते फाइटर प्लेन्स का शोर भी उसे रोक नहीं पाता। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसकी किस्मत चमकती है। एक गड्ढे में उसे ढेर सारा सोना मिल जाता है। उस सोने की चमक देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद उसे यकीन हो गया था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। कोर्पी उस सोने को अपने टेंट में ले जाता है और पूरी रात जागकर उसकी रखवाली करता है। उसे डर था कि कहीं कोई उसकी मेहनत पर हाथ न साफ कर दे। अगली सुबह वो सारा सोना संभालकर अपने बैग में भरता है, घोड़े पर लादता है और अपने कुत्ते के साथ शहर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उसका सामना नाजी सेना की एक खूंखार टुकड़ी से होता है जिसे लीड कर रहा था जनरल ब्रूनो। ये लोग बेहद खतरनाक थे। उनके पास एक बड़ा टैंक था और उन्होंने कुछ फिनिश औरतों को भी कैदी बना रखा था जिनके साथ वो बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। कोर्पी की नजर ब्रूनो पर पड़ती है, लेकिन वो बिना डरे उन सभी सैनिकों को नजरअंदाज करके चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। तभी वुल्फ नाम का एक सैनिक कोर्पी को मारने के लिए अपनी गन उठा लेता है, लेकिन ऐन मौके पर जनरल ब्रूनो उसे रोक देता है। ब्रूनो हंसते हुए कहता है, गोली मत चलाओ, इसे जाने दो। वैसे भी अपनी मौत की तरफ ही बढ़ रहा है क्योंकि हमारी एक और टुकड़ी ठीक इसके पीछे आ रही है। इसके बाद कोर्पी वहां से आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे कई लाशें लटकी हुई दिखाई देती हैं। तबाही का मंजर हर तरफ था। नाजी जाते जाते सबको मार रहे थे, लेकिन कोर्पी को इन लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सोने को सुरक्षित ले जाने पर था। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसका सामना एक ट्रक से होता है जिसमें 4 नाजी सैनिक सवार थे। वो कोर्पी को रोकते हैं और घोड़े से नीचे उतरने का हुक्म देते हैं। वो उसका सामान चेक करने लगते हैं और जैसे ही वो उसका बैग खोलते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बैग सोने से भरा हुआ था। सोना देखते ही उनकी नीयत खराब हो जाती है। कोर्पी समझ जाता है कि सोना लूटने के बाद ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तुरंत अपने कुत्ते को इशारा करता है और कुत्ता वहां से भाग निकलता है। एक सैनिक कुत्ते पर गोलियां चलाता है, लेकिन गनीमत रहती है कि उसे एक भी गोली नहीं लगती। तभी एक सैनिक कोर्पी का मजाक उड़ाते हुए उसे बूढ़ा कहता है और उसे मारने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता, कोर्पी बिजली की रफ्तार से अपना चाकू निकालता है और सीधा उसके सिर के आर पार कर देता है। बाकी सैनिक बदला लेने के लिए झपटते हैं, लेकिन कोर्पी किसी तूफान की तरह उन पर टूट पड़ता है। वो एक सैनिक की बॉडी को ढाल बनाकर खुद को गोलियों से बचाता है। फिर वो दूसरे सैनिक को हेलमेट से पीट पीट कर मार डालता है। तभी आखिरी बचा हुआ सैनिक पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोर्पी उसका हाथ मरोड़ देता है और उसी की गन से उसे शूट करके ढेर कर देता है। उधर जब ब्रूनो और उसकी टुकड़ी को गोलियों की आवाज सुनाई देती है तो वो चेक करने के लिए वापस लौटते हैं, लेकिन तब तक कोर्पी वहां से निकल चुका था। ब्रूनो वहां का मंजर देखकर सन्न रह जाता है। उसके 4 खूंखार सैनिक मरे पड़े थे। तभी उसे एक लाश की जेब में सोने का एक टुकड़ा मिलता है,
जिसे उस सैनिक ने चोरी छुपे रख लिया था। ब्रूनो को पूरा माजरा समझ आ जाता है। वो जान जाता है कि ये काम उसी बूढ़े का है जो यहाँ से गुजरा था और उसके पास बहुत सारा सोना है। लालच में अंधा होकर ब्रूनो कॉर्पी का पीछा करने का फैसला करता है। कुछ ही देर में उन्हें कॉर्पी दिखाई दे जाता है। ब्रूनो अपने टैंक से गोले दागना शुरू कर देता है। कॉर्पी अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाता है और किसी तरह उन्हें चकमा देकर भागने लगता है। भागते भागते कॉर्पी एक ऐसे इलाके में घुस जाता है जो एक माइन फील्ड था। वहां नाजी सैनिकों ने जमीन के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। ब्रूनो भी वहां पहुंचता है, लेकिन वो अपने सैनिकों को गोली चलाने से रोक देता है। वो हंसते हुए कहता है, रुको, अब ये बूढ़ा खुद हवा में उड़ेगा। और तभी कॉर्पी का घोड़ा एक माइन पर पैर रख देता है। एक जोरदार धमाका होता है। इस ब्लास्ट में घोड़ा मौके पर ही मारा जाता है और कॉर्पी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब ब्रूनो वहां पहुंचता है तो वो एक अजीब नजारा देखता है। कॉर्पी अभी भी जिंदा था और जमीन पर बिखरा अपना सोना वापस बैग में भर रहा था। ब्रूनो चालाकी दिखाता है। वो वहीं रुक जाता है। वो जानता था कि अगर वो आगे बढ़ा तो माइंस फट सकती हैं। इसलिए वो इंतजार करता है कि पहले कॉर्पी सारा सोना जमा कर ले, फिर वो उसे मार देंगे और बना बनाया माल हथिया लेंगे। जैसे ही कॉर्पी अपना सारा सोना समेट लेता है, ब्रूनो अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन कॉर्पी उनसे 4 कदम आगे था। वो जमीन से एक पत्थर उठाता है और उसे पास वाली एक माइन पर दे मारता है। जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ गहरा धुआं और धूल का गुबार छा जाता है। कॉर्पी इसी धुएं की आड़ में गायब हो जाता है। नाजी सैनिक धुएं के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, लेकिन कॉर्पी एक लोहे के टुकड़े को ढाल बनाकर खुद को बचा लेता है। ब्रूनो अपने एक सैनिक को चेक करने के लिए धुएं के अंदर भेजता है, लेकिन बदकिस्मती से उस सैनिक का पैर एक माइन पर पड़ जाता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर ब्रूनो 2 और सैनिकों को भेजता है, लेकिन उनका अंजाम भी वही होता है। वो दोनों भी माइंस के धमाकों में मारे जाते हैं। जब धुआं पूरी तरह छटता है तो मैदान खाली था। कॉर्पी वहां से रफू चक्कर हो चुका था। ब्रूनो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो माइनफील्ड पार करने के लिए एक बेहद घटिया चाल चलता है। वो उन कैदी फिनिश औरतों को इंसानी ढाल बनाने का फैसला करता है। वुल्फ उन डरी सहमी औरतों को खींच कर लाता है और टैंक के आगे आगे चलने पर मजबूर कर देता है, ताकि अगर कोई माइन हो तो वो औरतें मरे, सैनिक नहीं। इसी बीच ब्रूनो उस जगह की जांच करता है जहां कॉर्पी छिपा था। वहां उसे कॉर्पी के कुत्ते का एक टैग मिलता है। खैर, जब वो लोग उस खतरनाक माइनफील्ड से गुजर रहे थे, ब्रूनो टैंक के रेडियो से हेडक्वार्टर संपर्क करता है और उस बूढ़े के बारे में जानकारी मांगता है। रेडियो पर उधर से जो जवाब आता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ऑफिसर कहता है, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो उस आदमी से मिलने के बाद भी जिंदा हो। उसका नाम आत्तामी कॉर्पी है। ऑफिसर आगे बताता है, कॉर्पी वर्ल्ड वॉर का सबसे खूंखार कमांडो रह चुका है। जंग के दौरान रूसी सैनिकों ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। उस दिन के बाद वो एक सिपाही नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम बन गया। उसने अपने ऑफिसर्स का हुक्म मानना छोड़ दिया था। तंग आकर आर्मी ने उसे अकेले ही जंगल में दुश्मनों का शिकार करने के लिए छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक वो अकेले ही 300 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार चुका है। आगे वो ऑफिसर चेतावनी देते हुए आखिर में कहता है, वो आदमी मरता नहीं है, वो अमर है। मेरी मानो तो उसका पीछा करना छोड़ दो। लेकिन ब्रूनो के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उसे पता था कि जंग हारने की वजह से उन सबको सजा होने वाली है। वो सोना ही उसकी आजादी की कीमत थी, इसलिए वो किसी भी कीमत पर कॉर्पी को छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ हम कॉर्पी को देखते हैं। वो बुरी तरह जख्मी हालत में एक जले हुए ट्रक के पास पहुंचता है। वो छिपने के लिए ट्रक की आड़ में लेट जाता है। यहाँ हम उसकी हिम्मत देखते हैं। वो अपना चाकू निकालता है और बिना किसी बेहोशी की दवा के अपने शरीर में फंसी गोलियां निकालने लगता है। दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो अपने खुले घावों पर राख और मिट्टी लगाकर उन्हें बंद कर देता है। तभी उसका कुत्ता उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है, लेकिन कॉर्पी ने उसे दूर रहने का इशारा किया था, इसलिए वो पास नहीं आता, बस दूर से अपने मालिक को देखता रहता है। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से कॉर्पी वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद नाजी सैनिकों की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। शोर सुनकर कॉर्पी की आंख खुलती है। वो देखता है कि सैनिक खोजी कुत्तों के साथ उसे ढूंढ रहे हैं। कॉर्पी रेंगते हुए नाजियों के ही एक ट्रक के नीचे जाकर छिप जाता है। उसे डर था कि कुत्ते उसकी गंध पहचान लेंगे, इसलिए वो ट्रक का फ्यूल पाइप काट देता है और टपकते हुए पेट्रोल से खुद को पूरा नहला लेता है, ताकि पेट्रोल की बदबू में उसकी गंध छिप जाए। नाजी सैनिक उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और कॉर्पी मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से एक कुत्ता उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है।
सैनिकों को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गोली सीधे कोर्पी के पैर में जा लगती है। वो लंगड़ाते हुए भागता है, लेकिन ब्रूनो अपने खूंखार कुत्ते उसके पीछे छोड़ देता है। कोर्पी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका शरीर पेट्रोल से भीगा हुआ था। वो अचानक एक माचिस जलाता है और खुद को आग लगा लेता है। वो आग का गोला बनकर कुत्तों की तरफ दौड़ता है, जिससे कुत्ते डरकर पीछे हट जाते हैं और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए आग समेत पास की झील में कूद जाता है। ब्रूनो अपने सैनिकों को गोली चलाने से रोकता है और कोर्पी के बाहर आने का इंतजार करता है। काफी देर तक कोई हलचल नहीं होती। फिर जैसे ही कोर्पी सांस लेने के लिए सिर पानी से बाहर निकालता है, सैनिक गोलियों की बारिश कर देते हैं। कोर्पी तुरंत वापस पानी के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पानी की सतह पर ढेर सारा खून ऊपर आ जाता है। ये देखकर सबको यकीन हो जाता है कि कोर्पी मारा गया है। इसलिए वो सोना निकालने के लिए 3 सैनिकों को एक नाव में भेजता है। वे झील के बीचों बीच पहुंचते हैं। एक सैनिक पानी के अंदर छलांग लगाता है, लेकिन पानी के नीचे कोर्पी उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे दबोच लेता है और अपने चाकू से उसका काम तमाम कर देता है। देखते ही देखते पानी का रंग खून से लाल हो जाता है। ये देखकर ब्रूनो दूसरे सैनिक को नीचे भेजता है, लेकिन उसका अंजाम भी वही होता है। फिर से पानी लाल हो जाता है। अब नाव में बैठा तीसरा सैनिक बुरी तरह डर जाता है। वो नाव घुमाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो को कायरता पसंद नहीं थी। वो गुस्से में गोली चलाता है और अपने ही सैनिक को मार गिराता है। पानी से कोर्पी बाहर निकलता है। वो मरे हुए सैनिक की बॉडी को ढाल बनाता है और गोलियों से बचते हुए किनारे पर पहुंचकर गायब हो जाता है। किनारे पर कोर्पी का कुत्ता अपने मालिक के लिए रो रहा था, क्योंकि वो पानी पार नहीं कर सकता था। उस वफादार कुत्ते को देखकर ब्रूनो के दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है। दूसरी तरफ कोर्पी कई घंटों तक चलने के बाद एक शहर में पहुंचता है, लेकिन नाजियों ने उस शहर को पूरी तरह खंडर बना दिया था। कोर्पी बुरी तरह थक चुका था, इसलिए वो एक टूटे हुए गैस स्टेशन में पनाह लेता है। वो अपने जख्मों को साफ करता है और दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में वो मंजर तैरने लगता है जब उसने अपने परिवार को खोया था। थकान इतनी थी कि उसे वहीं नींद आ जाती है। कुछ देर बाद उसे अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि उसका कुत्ता उसके पास आ गया है, लेकिन उसके शरीर पर एक डायनामाइट बंधा हुआ था। ब्रूनो ने कुत्ते को जिंदा बम बनाकर भेजा था। कोर्पी फौरन उस डायनामाइट को निकालकर दूर फेंकता है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है। कोर्पी एक तेज झटके के साथ दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। होश आता है तो वो खुद को रस्सियों में जकड़ा हुआ पाता है। ब्रूनो उसके सामने खड़ा था। वो कोर्पी का सारा सोना छीन लेता है, लेकिन उसकी बेइज्जती करने के लिए एक सोने का टुकड़ा उसकी जेब में वापस डाल देता है। इसके बाद नाजी सैनिक कोर्पी को एक लोहे के खंभे पर फांसी दे देते हैं और उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। कोर्पी हवा में झूल रहा था। उसका दम घुट रहा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो देखता है कि खंभे में एक लोहे की कील निकली हुई है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक दर्दनाक फैसला लेता है। वो अपने पैर को उस कील में फंसा देता है ताकि उसके गले पर पड़ने वाला वजन कम हो सके। दर्द बेइंतहा था, लेकिन वो इसी तरह लटका रहता है। उसका कुत्ता पूरी रात उसके नीचे बैठकर उसका इंतजार करता है और कोर्पी मौत को मात देकर सुबह होने का इंतजार करता है। अगली सुबह किस्मत एक बार फिर कोर्पी का दरवाजा खटखटाती है। एक जर्मन प्लेन फ्यूल खत्म होने की वजह से ठीक उसी जगह लैंड करता है। प्लेन के प्रोपेलर से उड़ने वाली तेज हवा और धूल के गुबार से कोर्पी के गले की रस्सी टूट जाती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिरता है। प्लेन से 2 पायलट बाहर आते हैं फ्यूल की तलाश में। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़े कोर्पी और उसके कुत्ते पर जाती है। एक पायलट अपने साथी से कहता है, इसे गोली मार दो, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा हिचकिचाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कोर्पी किसी घायल शेर की तरह उन पर टूट पड़ता है। वो एक पायलट के पैरों पर वार करके उसे गिरा देता है, जिससे उसका सिर पत्थर से टकराता है और वो वहीं मारा जाता है। दूसरा पायलट हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोर्पी एक ईंट उठाकर उसके सिर पर दे मारता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। कोर्पी को लगने लगता है कि अब उसका सोना उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। हताश होकर ब्रूनो का दिया हुआ वो सोने का छोटा टुकड़ा वो वहीं जमीन में गाड़ देता है। लेकिन तभी बेहोश पड़े पायलट के शरीर में हलचल होती है। उसे जिंदा देख कोर्पी को एक नया रास्ता मिल जाता है। वो तय करता है कि इस प्लेन के जरिए वो ब्रूनो का पीछा करेगा और अपना सोना वापस लेगा। लेकिन जाने से पहले उसे अपने शरीर को तैयार करना था। वो अपने घावों से लोहे के टुकड़े बाहर निकालता है, बारूद और आग से घावों को जलाकर बंद करता है और तारों से अपनी स्किन को सिल देता है।
पास बैठा पायलट ये खौफनाक नजारा देख बुरी तरह डर जाता है। कॉर्पी अपने कुत्ते को वहीं सुरक्षित छोड़ देता है और उस डरे हुए पायलट को लेकर अपने साथ प्लेन उड़ाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नाजी काफिले को रास्ते में वही प्लेन क्रैश हुआ मिलता है। वुल्फ चेक करने अंदर जाता है तो देखता है कि प्लेन का पायलट मरा पड़ा है, लेकिन गौर करने पर उसे पायलट के गले में वही रस्सी दिखाई देती है जिससे उन्होंने कॉर्पी को फांसी दी थी। वुल्फ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि कॉर्पी न सिर्फ जिंदा है बल्कि वो मौत बनकर उनके पीछे आ चुका है। ब्रूनो भी ये जानकर घबरा जाता है और अपने आदमियों को तेजी से भागने का ऑर्डर देता है। पीछे एक ट्रक में 2 सैनिक कॉर्पी के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर वहां कैद एक फिनिश औरत जिसका नाम आइनो है जोर जोर से हंसने लगती है। वो उन सैनिकों की आंखों में देखकर कहती है, उस आदमी को मारना नामुमकिन है। रूसियों ने भी कोशिश की थी पर नाकाम रहे। वो हमेशा बच निकलता है और अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। आइनो आगे बताती है, फिनलैंड में ऐसे इंसान को सीसू कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसी हिम्मत जो कभी नहीं टूटती, एक ऐसा जुनून जिसे कोई नहीं रोक सकता। तुम सब अब उसके हाथों मारे जाओगे। ये सोचकर वो और बाकी औरतें खुश होने लगती हैं कि अब इन नाजियों का अंत करीब है। तभी कॉर्पी अपनी चाल चलता है। वो ट्रक के ऊपर से एक सैनिक को नीचे फेंक देता है। शोर सुनकर जैसे ही दूसरा सैनिक बाहर झांकता है, कॉर्पी उसे भी खींचकर सड़क पर गिरा देता है। बदकिस्मती से वो सैनिक पीछे आ रहे टैंक के टायरों के नीचे कुचला जाता है। ट्रक के अंदर आइनो मरे हुए सैनिक की गन उठाने की कोशिश करती है। तभी कॉर्पी ट्रक के अंदर कूदता है। उन औरतों की हालत देखकर वो समझ जाता है कि ये निर्दोष हैं और नाजियों की कैद में हैं। वो आइनो को गन खुद थमा देता है, मानो कह रहा हो कि अब अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। कॉर्पी ट्रक के ड्राइवर को मारकर नीचे फेंक देता है ताकि आइनो स्टीयरिंग संभाल सके। अब उनका प्लान था टैंक पर हमला करना। टैंक में बैठे ब्रूनो को शक ना हो इसलिए वो औरतें चालाकी दिखाती हैं। वो मरे हुए सैनिकों की लाशों को पकड़कर ऐसे बैठ जाती हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। आइनो ट्रक की रफ्तार बढ़ाती है और आगे चल रहे दूसरे ट्रक के बराबर ले आती है। मौका मिलते ही वो सारी औरतें अपनी छिपाई हुई गन्स निकालती हैं और उस ट्रक के सैनिकों पर गोलियों की बौछार कर देती हैं। वो ड्राइवर को भी मार गिराती हैं, जिससे वो ट्रक अनबैलेंस होकर खाई में गिर जाता है। अब कॉर्पी की बारी थी। वो छलांग लगाकर टैंक के ऊपर चढ़ जाता है और उसका ढक्कन तोड़ने की कोशिश करता है। मुसीबत को भांपते हुए ब्रूनो अचानक टैंक का इमरजेंसी ब्रेक मार देता है। झटके से कॉर्पी टैंक से नीचे गिर पड़ता है। उसे निहत्था देखकर वुल्फ टैंक से बाहर कूदता है और कॉर्पी से भिड़ जाता है। हाथापाई करते हुए दोनों सड़क पर गिर जाते हैं। टैंक में अब सिर्फ ब्रूनो और उसका साथी शूट्स बचे थे, जो डर के मारे टैंक भगा ले जाते हैं। सड़क पर लड़ाई चल ही रही थी कि तभी 2 नाजी सैनिक बाइक पर वहां आते हैं, लेकिन जैसे ही वो अमर कॉर्पी का चेहरा देखते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। वो लड़ने के बजाय बाइक घुमाकर भाग खड़े होते हैं। यहाँ कॉर्पी एक अजीब काम करता है। वो वुल्फ को जान से नहीं मारता, बल्कि उसे वहीं छोड़कर एक बाइक उठाता है और टैंक का पीछा करने निकल पड़ता है। वुल्फ को एक पल के लिए लगता है कि कॉर्पी ने उसे बख्श दिया, लेकिन तभी उसके सामने वो ट्रक आकर रुकता है जिसमें फिनिश औरतें सवार थी। वुल्फ समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म है। औरतें उसे घेर लेती हैं और अपना बदला पूरा करती हैं। उधर ब्रूनो भागते भागते खड़े हुए प्लेन के पास पहुंचता है। वो पायलट से उसे ले चलने को कहता है, लेकिन पायलट साफ बोल देता है प्लेन में सिर्फ एक ही पैसेंजर की जगह है। ब्रूनो को अपनी जान के आगे किसी की परवाह नहीं थी। वो पलटता है और अपने ही वफादार साथी शूट्स को गोली मार देता है। फिर वो बिना किसी अफसोस के प्लेन में बैठ जाता है। प्लेन टेक ऑफ करने ही वाला था कि तभी कॉर्पी अपनी बाइक पर वहां पहुंचता है और प्लेन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। प्लेन टेक ऑफ करने ही वाला होता है कि कॉर्पी अपनी जान की बाजी लगा देता है। वो बाइक छोड़ता है और अपनी कुदाल पिकैक्स को प्लेन के निचले हिस्से में फंसाकर हवा में लटक जाता है। ब्रूनो को लगता है कि वो जीत गया और कॉर्पी को पीछे छोड़ आया है, लेकिन हवा में झूलता हुआ कॉर्पी प्लेन के पहियों के रास्ते धीरे धीरे अंदर घुसने का रास्ता बना लेता है और रेंगते हुए बॉम्ब रूम के फर्श पर पहुंच जाता है। प्लेन के अंदर ब्रूनो को नीचे से कुछ खटपट की आवाजें सुनाई देती हैं। पायलट कहता है ये खटारा प्लेन पुराना हो चुका है इसलिए आवाज कर रहा है, लेकिन ब्रूनो का शक गहरा हो जाता है। वो चेक करने के लिए बॉम्ब रूम की तरफ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, कॉर्पी किसी भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच आसमान में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉर्पी पहले से ही बहुत ज्यादा घायल और थका हुआ था, जिस वजह से ब्रूनो उस पर भारी पड़ने लगता है। ब्रूनो एक भारी मेटल बेल्ट से कॉर्पी पर वार करता है, लेकिन कॉर्पी हार मानने वालों में से नहीं था। वो उस मेटल बेल्ट को पकड़ लेता है
और फुर्ती से उसे प्लेन में रखे एक बड़े बॉम्ब के साथ हुक कर देता है। इससे पहले कि ब्रूनो कुछ समझ पाता, कॉर्पी उस बॉम्ब को रिलीज कर देता है। बॉम्ब प्लेन से नीचे गिरता है और अपने साथ ब्रूनो को भी खींच ले जाता है। हवा में गिरते ही एक जोरदार धमाका होता है और ब्रूनो के परखच्चे उड़ जाते हैं। कॉर्पी को लगा अब वो चैन की सांस ले सकता है, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। प्लेन हिचकोले खाते हुए तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। कॉर्पी देखता है कि लड़ाई के दौरान चली गोली पायलट को लग चुकी थी और वो मर चुका है। अब प्लेन को संभालने वाला कोई नहीं था। कॉर्पी समझ जाता है कि ये उसका आखिरी वक्त है। वो अपने सोने के बैग को कसकर पकड़ लेता है और मौत के लिए तैयार हो जाता है। प्लेन सीधा जमीन की तरफ आता है और एक दलदल में जाकर क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद फिनिश आर्मी की एक टुकड़ी दूर से एक नाजी टैंक को अपनी तरफ आता देखती है। वो हमला करने के लिए पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही टैंक पास आता है वे हैरान रह जाते हैं। टैंक को कोई नाजी नहीं बल्कि वो फिनिश औरतें चला रही थीं और उन्होंने टैंक की तोप पर नाजी कमांडर वुल्फ को रस्सियों से बांध रखा था। और अब आखिरी सीन, हम देखते हैं कि दलदल की मिट्टी नरम होने की वजह से प्लेन के क्रैश में कॉर्पी की जान बच जाती है। वो अपनी कुदाल के सहारे उस कीचड़ से बाहर निकलता है। कुछ दिनों बाद फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, कॉर्पी जो अब भी धूल और जख्मों से भरा हुआ था, लंगड़ाते हुए एक बैंक के अंदर घुसता है। उसका वफादार कुत्ता भी उसके साथ था। उसकी हालत और चेहरे की खूंखारता देखकर बैंक के सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन कॉर्पी को किसी से कोई मतलब नहीं था। वो सीधा कैश काउंटर पर जाता है, अपने बैग से सोने के वो भारी भरकम टुकड़े डेस्क पर पलट देता है और बैंक कर्मचारी को घूरते हुए बस एक इशारा करता है कि उसे इसके बदले नोट चाहिए, वो भी बड़े वाले। और इसी दमदार सीन के साथ एक कभी न हारने वाले कमांडो की ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मुलाकात आपके साथ हर वीडियो के साथ होती रहे।